नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ हैं सहयोगी शरद मुद्गल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में बादल फटने से मची तबाही के बाद युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट। सीएम धामी आज प्रभावित इलाकों का करेंगे सर्वेक्षण। धराली में अब तक 130 से अधिक लोगों को किया गया रेस्क्यू। 9 सैन्य कर्मियों के लापता होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा प्रतीक। लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। विपक्ष के हंगामे के चलते अधर में लटका कई विधेयकों का भविष्य। गाजा पर कब्जे के पक्ष में इजरायली सेना बड़े सैन्य अधिकारियों से मिले नेतन्याहू। 22 महीने से चल रहे युद्ध के लिए बनाई नई रणनीति। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में बादल फटने से मची तबाही के बाद बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने आज सुबह के लिए कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर शामिल है। इसके अलावा मसूरी, ऋषिकेश, कोटद्वार, रानीखेत, मुंशियारी, काशीपुर, रुद्रपुर, केदारनाथ और इनके आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर प्रदेश के 10 जनपदों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर जनपद में आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए देहरादून की कंपनी और 40वीं वाहिनी पीएसी के विशेष आपदा राहत दल के 140 जवान भी तैनात किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी से कुल 160 पुलिस कर्मियों को आवश्यक राहत उपकरणों के साथ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। सभी पुलिस बलों को 24 घंटे कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। धामी आज प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करेंगे और इस घटना में अब तक 130 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने धराली, हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शैक्षणिक सहित अन्य संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि घटना स्थल पर तेजी से राहत कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है। धामी ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। ये भव्य भवन केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का अहम हिस्सा है। इसे प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक बिल्डिंग में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत कर सुगम और प्रभावी शासन सुनिश्चित करना है। और बात करें संसद के मॉनसून सत्र की, तो आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा और पास किए जाने के लिए पेश होंगे। लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 की बात की जाए तो इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। तो वहीं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। ये बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। ये एक्ट खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है और खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो 2 विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या फिर दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। तो वहीं तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 भारतीय तटीय जल में व्यापार करने वाले जहाजों को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ विधेयक बिल मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 को निरस्त करता है। इसके साथ ही दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगी। अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि के मुकदमे में पेश होंगे। चाईबासा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि चाईबासा के एक निवासी ने 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें चाईबासा निवासी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। और वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। ये सुनवाई वजूखाने के एएसआई सर्वे से जुड़ी एक याचिका को लेकर होगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की थी। इस मामले में प्रमुख याचिकाकर्ता राखी सिंह की ओर से एक सिविल रिवीजन याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। रिवीजन याचिका में 21 अक्टूबर 2023 के वाराणसी सिविल कोर्ट के दिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें वजूखाना क्षेत्र का सर्वे कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि जैसे ज्ञानवापी परिसर के अन्य हिस्सों का सर्वे कराया गया था, उसी प्रकार सील किए गए वजूखाने का भी सर्वे कराया जाए, ताकि वहां की सच्चाई भी सामने आ सके।
और आरबीआई आज चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी मौद्रिक नीति की घोषणा करने जा रहा है। मौद्रिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े रेपो रेट, जीडीपी, ग्रोथ और महंगाई जैसे प्रमुख पैरामीटरों का आकलन पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 अगस्त से शुरू हुई थी, जिसके नतीजों की घोषणा आज की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो इजराइल सरकार गाजा पट्टी के उस क्षेत्र में भी सेना तैनात करने पर विचार कर रही है जो कि अभी उसके नियंत्रण में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में लगभग 22 महीने से चल रहे संघर्ष के लिए नई रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य कब्जा करने का समर्थन किया। कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में भूख और भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम की खातिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता के लिए प्रयास विफल हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू ने लगभग 3 घंटे तक एक सीमित सुरक्षा चर्चा की। इसमें सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने गाजा में ऑपरेशन जारी रखने के विकल्प दिए। और देश के प्रमुख क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के तीसरे संस्करण की शुरुआत आज से होने जा रही है। देश के सबसे मजबूत क्लासिकल इवेंट माने जाने वाली इस प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें अर्जुन एरिगैसी, अनीश गिरी, विदित गुजराती, निहाल सरीन, हरिका दुरावल्ली और वैशाली रामबाबू जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।